हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि इंक्लाइन प्लेन का बेसिक है। और इस क्वेश्चंस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उन सारे इन्फॉर्मेशंस को, उन सारे रिजल्ट्स को आपको ध्यान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक जो है मास m का रखा हुआ है और इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का थीटा है, साथ ही साथ इंक्लाइन प्लेन जो है स्मूथ है। ओके, रफ इंक्लाइन प्लेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। अभी जो भी आपका इंक्लाइन प्लेन रहेगा, हर जगह जो भी रहे आपका स्मूथ रखना है, ये मानकर आपको चलना है जब तक मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ा नहीं देता। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। इंक्लाइन प्लेन या वेज आप जो भी बोल सकते हैं, दोनों बात सही है। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन। तो एक बात तो आपको पता है, यहाँ पर बात क्या पता है आपको कि ये जो ब्लॉक रहेगा ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कुछ एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले थोड़ा अलग से, ताकि और अच्छे से दिखा सके फोर्सेस को। तो क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, हम लोग बस इंक्लाइन प्लेन का पार्ट दिखा रहे हैं और कुछ से मतलब है नहीं हम लोग को। और ये जो एंगल है वो क्या हो गया है, थीटा हो चुका है। अब अगर ब्लॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो एक जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी लगेगा, mg आपको पता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। कांटेक्ट फोर्स लगेगा यहाँ पर नॉर्मल, जो नॉर्मल लगेगा वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब इसको इस डायरेक्शन में ब्लॉक को पुश करेगा। आपको पता है कि कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल होता है हमेशा पुशिंग होता है, नेचर में टेंशन होता है पुलिंग, अपने तरफ खींचता है। कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल होता है और दूसरी तरफ धक्का देता है ब्लॉक्स को या जो भी चीज़ हो। तो इस ब्लॉक को धक्का देगा मतलब पुश करते रहेगा, सपोर्ट किया रहेगा, आपको ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए इस केस में मैं आपको एक बात बता दूं कि फोर्सेज को जो है इन जनरल हम लोग कैसे रिजॉल्व करते थे फोर्सेज को एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन हुआ करता था। इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस केस में जो एक्स और वाई एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं लेकर हम लोग लेने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि एक बात आपको पता है कि जो ब्लॉक मूव करने वाला है वो मूव करने वाला है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ए एक्सेलरेशन से। तो आपको अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को मैं इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग रिजॉल्व करूं तो एक बात मैं बोलूँगा कि जो एक्सेलरेशन है बस इस केस में बोल सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैं वही एक बात आपको बता दूं कि वही आपको अगर इच्छा हुई है कि वाई और एक्स ऐसे क्यों नहीं लिए, तो अगर ऐसे लेता तो आपका पता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी आता, उसका क्या आता वाई कंपोनेंट, जो कि दो दो बार कैलकुलेट करना पड़ता। आपको एक्स और वाई दोनों में कैलकुलेट करना पड़ता, आपको बोलना पड़ता नेट एक्सेलरेशन जो होगा दोनों का रिजल्टेंट होगा। इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक्सिस को चेंज कर दिया गया है अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फोर्सेज को रिजॉल्व करते हैं। आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि रिजॉल्व द फोर्सेज अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इस केस में अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई तो है, नॉर्मल फोर्स तो आपका वाई के अलोंग है, लेकिन जो mg है उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे रिजॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए एक बात तो श्योर है कि ये अगर थीटा है तो ये भी आपका ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर वो 90 माइनस थीटा होगा तो सोचिए कि ये एंगल कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा। ये अगर 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल जो होगा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो आप उसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखा दूं कि आप क्या बोल रहे हैं कि वो एंगल थीटा, तो ये एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस का हो जाएगा थीटा, सॉरी ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो एक एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो mg का जो कंपोनेंट आएगा एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। mg दोनों तरीके से करेगा, वो ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे ही होल्ड करेगा और साथ ही साथ उसको नीचे की तरफ स्लाइड भी करेगा। इस साइड का कंपोनेंट जो हो गया आप देख सकते हैं mg cos थीटा बोल सकते हैं। ओके, इस साइड का कंपोनेंट बोल सकते हैं mg sin थीटा। आपको कंपोनेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है कि mg का कंपोनेंट क्या आता है। याद रखना है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जो आएगा mg sin थीटा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। थीटा जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अलोंग
प्लेन अलोंग, अगर प्लेन हम लोग न्यूटन से लगाने की कोशिश करें तो बोलें कि आपका तो फोर्स एक ही है। कौन सा फोर्स है वो? एम जी साइन थीटा। फोर्स कौन सा है वो? एम जी साइन थीटा। तो अलोंग द प्लेन आप बोलेंगे क्या कि एम जी साइन थीटा जो फोर्स हो गया है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए का जो वैल्यू हो गया है जी साइन थीटा, इस वैल्यू को आप रोज़ सुबह शाम उठकर याद कीजिए। इस वैल्यू को जो है रोज तब तक याद कीजिए जब तक याद ना हो जाए। जी साइन थीटा एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, क्योंकि फोर्स होता है एम जी साइन थीटा। एक बात याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन मास से इंडिपेंडेंट होता है, कितना भी मास रखिएगा एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मास इंडिपेंडेंट, यहाँ का लिख देता हूँ मैं मास इंडिपेंडेंट, राइट। तो मास इंडिपेंडेंट। अब हम लोग वाई डायरेक्शन की परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात करें। अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू प्लेन बात करें तो परपेंडिकुलर टू प्लेन में क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वाई में तो मूव कर नहीं रहा है, पार्टिकल जो है लॉन्ग द प्लेन मूव कर रहा है, तो वाई में अगर मूव नहीं कर रहा है तो एन माइनस नेट फोर्स आप जीरो बोलेंगे, या ये बोलेंगे कि एन माइनस एम जी कॉस थीटा, सॉरी इट विल बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, रोज़ सुबह शाम देख कर। तो ये वैल्यू आपको याद रखने हैं, ओके। अब यहाँ पर कुछ एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपको इसी तरह से एग्जांपल में क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि ये ब्लॉक रख दिया गया है मास एम का, ऑब्वियसली स्मूथ है, थीटा का वैल्यू दे दिया 37 डिग्री। क्यों मैं आपको याद करवा रहा हूँ? पूछेगा कि इस ब्लॉक को टॉप से बॉटम आने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो उसके बाद एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यू का जीरो वैल्यू ऑब्वियसली आप लीजिएगा। तो बस आपको एक्सेलरेशन याद करना है। एक्सेलरेशन क्या याद करना है? जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा बोलेगा 10 और साइन 37 हाउ मच इट विल बी? तो 37 इज 3/5, तो बेसिकली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हैं इसको याद करने से, ओके। चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रिंग है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में है। ये जो रिंग है ये वर्टिकल रिंग इज इन वर्टिकल प्लेन, मतलब इसको हम लोग खड़े किए हुए हैं। जो बीड है अभी आप देख रहे हैं रेड कलर का एक बीड लगाया हुआ है एक रॉड में। तो चारों तरफ रिंग है, लेकिन रिंग के अंदर एक रॉड लगा हुआ है थीटा एंगल पे, वर्टिकल से। वर्टिकल से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। मैं इसको एक बार दिखा देने की कोशिश करता हूँ कि रॉड लगा हुआ है। ये रॉड आपका ये हो चुका है, वो थीटा एंगल पे रॉड लगा हुआ है वर्टिकल से, और रेड कलर का बीड है। बीड मतलब एक छोटा सा आप रिंग मान सकते हैं, उसको बस चारों तरफ लगाया हुआ है रिंग की तरह। मतलब एक छोटा सा रिंग है, उसको उस रॉड में लगाया हुआ है। तो रॉड में लगाया हुआ है, रॉड बिल्कुल ही स्मूथ है, तो यहाँ पर लगाइएगा इस रिंग को। एक बार मैं इसको दिखा दूं कि यहाँ अगर आप इस रिंग को लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे धीरे धीरे स्लाइड करेगा। तो इफ़ बीड इज स्लाइड्स डाउन इफ बीड स्लाइड्स डाउन द स्मूथ रॉड देन फाइंड टाइम टेकन टू रीच द लोअर एंड ऑफ रॉड। मतलब शॉर्ट में ये बोला है कि अगर बीड जो है स्लाइड डाउन होता है स्मूथ रॉड के अलोंग, तो आपको बताना है कितना टाइम उसको वहाँ से यहाँ आने में लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी इसलिए जीरो मानकर चलना है। तो आपको अगर एक्सेलरेशन पता हो तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। एक्सेलरेशन पता हो और लेंथ पता हो। रिंग का रेडियस जो है आर दिया हुआ है, तो रिंग का अगर रेडियस आर दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल ही आसान सा चीज़ करूँगा। मैं करूँगा कि इसको ऐसे कुछ मिला दूँगा, या हो सकता है कि मैं इसको अलग थोड़ा बना लूँ, जगह तो काफ़ी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपका रिंग हो गया है, ओके। ये क्या हो चुका है? रिंग। और ये किसी एंगल थीटा पे है, यहाँ से बीड जो है यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको बताना है कितना लेंथ होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा। लेंथ अगर पता हो तो निकाल सकते हैं। तो मैं करता हूँ कि यहाँ से इसको ऐसे में ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ से ज्वाइन करने का फ़ायदा है कि आपको पता है कि जो डायमीटर होता है रिंग का वो किसी भी पॉइंट पे, पेरीफेरी के किसी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, मतलब ये नॉर्मल होगा। ये लेंथ आपका 2r हो जाएगा। ये अगर थीटा एंगल है, आप देख सकते हैं, ये अगर थीटा एंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोल सकते हैं कि जो L हो जाएगा 2r cos थीटा हो जाएगा।
जो एल हो जाएगा द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा, क्योंकि वो बेस की तरह काम करेगा। थीटा के लिए जो एल है वो क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। आप कॉपी पलट कर देख लीजिए, अपना मोबाइल पलट कर, प्रोवाइडेड इट्स नॉट ऑटो रोटेशन, राइट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r कॉस थीटा। तो अब मैं बोलूँगा क्या कि अब मेरे को निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं थीटा एंगल ले लूँगा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो वो थीटा है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपको एक्सेलरेशन पता है कि इंक्लाइन प्लेन के जिस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे होता है उस तरह से यहाँ भी होगा कि ऐसे कुछ ये एल लेंथ का रॉड है और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कितना हो रहा है, 90 माइनस थीटा। तो ये जो बीड है जिस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक आता है उस तरह से बीड भी आएगा, और इसका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू बोल सकते हैं वो जी साइन एंड आप बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा, जो कि आप बोलिएगा ए का वैल्यू इस केस में जी कॉस थीटा होना भी चाहिए, क्योंकि इस जो थीटा है एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है, थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से। तो आपको अब ये वैल्यू पता है, अब ये वैल्यू पता है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू ut plus half at square, right? The value of ut is 0 because initially the beat started from rest, right? So the value of t will become equal to how much? It will be 2s divided by a, you can see here under root, right? So हम लोग लिखेंगे 2, the value of s is displacement is l, right? तो हम लोग l का जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना पुट कर सकते हैं, 2r cos थीटा, राइट। तो हम लोग 2r cos थीटा पुट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई a का वैल्यू g cos थीटा। cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 4r बाई जी। तो एक बात आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, थीटा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि अगर आप कंक्लूजन ये बोल सकते थे कि कंक्लूजन में अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो कंक्लूजन में बोलूँगा कि यहाँ से अगर आ रहा है कोई बीड तो ऐसे रास्ते से लाइए, ऐसे रास्ते, हर केस में इक्वल टाइम लगेगा इसको एंड पे पहुँचने में, एंड पे पहुँचने में, यहाँ पहुँचने में इक्वल टाइम लगेगा। बात को समझ रही है आप, टाइम लगा इक्वल, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ा तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी चेंज हुआ, ऐसा आप सोच सकते हैं। उसी कारण से टाइम क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप पॉज कर वीडियो कुछ सोच लीजिए उसमें आराम से, तब जाकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ ये क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका 6 kg ब्लॉक एक साइड हैंड है, एक दूसरे साइड है आपका 4 kg इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। तो आपको निकालना है कि फाइंड द इफ़ इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। आपको ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं करता हूँ कि दोनों का एबी ड्रॉ करता हूँ। एक बात तो श्योर है कि मान लीजिए कि ये ए से नीचे जा रहा है तो ये उसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों का हम लोग का ए बी डी ड्रॉ करना है। चलिए फटाफट ए बी ड्रॉ कर देते हैं सॉल्यूशन में। तो ए बी डी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंक्लाइन प्लेन पे है, आपको इंक्लाइन प्लेन का पूरा वैल्यू याद है, तो ये जो 4 kg है, 4 kg का एक जो लगेगा 4g लगेगा वैल्यू इस डायरेक्शन में, ये आपका 30 डिग्री हो गया, और इसका इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन हो जाएगा 4g व्हाट साइन 30, राइट। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। और भी आपको वैल्यू है लेकिन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फोर्सेस इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ही काउंट कर रहा हूँ। आपको इच्छा तो दिखा सकते हैं, इधर आपका कितना लगता था 4g का वैल्यू, 4g cos 30, आप इधर लगाते थे नॉर्मल। आपको पता है कि इस केस में इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग मूव करता है तो नॉर्मल ये बैलेंस आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन आपको पता है कि 6 kg हैवी है तो ए से ऊपर जाएगा, मान लिया जाए ए से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ फटाफट। यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि इक्वेशन आप लिखेंगे ऊपर की तरफ होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, तो टेंशन ऊपर लग रहा है माइनस, आप लगा रहे हैं 4g साइन 30 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, ये हो गया इक्वेशन 1।
अगर आप 6 kg का बात करेंगे तो सिंपल सा बात है कि 6 kg पे एक लगेगा 6G नीचे की तरफ, ऊपर लगेगा टेंशन जो ब्लॉक है एक एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, राइट, एक एक्सेलरेशन से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना नीचे अगर जा रहा है तो 6G ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इस केस में लिखेंगे 6G माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए। आपको पता है ये बात, इक्वेशन 2 हो गया, दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ यू हैव टू डू 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, टेंशन तो आपका कैंसिल होने वाला है, आप लिखेंगे 6G माइनस 4G साइन 30 इज इक्वल टू 4A प्लस 6A। सो यहाँ से जो A का जो वैल्यू आ जाएगा आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एज 6G मतलब 60 माइनस 4G साइन 30, आप लिख सकते हैं 40 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10, राइट। तो यहाँ से आप बोल देंगे, हम लोग को इतना जगह काफ़ी है, तो A का जो वैल्यू बोलेंगे कितना बोलेंगे, A द वैल्यू ऑफ A विल बिकम इक्वल टू, इट विल लाइक 60 माइनस 20 विच इज़ 40 बाई 10 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सलेशन आपका इतना हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक और तरीका यूज़ करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में है लेकिन आपको समझना थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। शॉर्टकट ये है कि इस पूरे डायग्राम को एक साथ देखेंगे। 11th क्लास वाले लोग आपको दिक्कत होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि इतना जल्दी आप इतनी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, 12 बार देखिए, ठीक। तो आपका ये ब्लॉक हो गया, राइट, और ये आपका एक 6 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, ये आपका 4 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, ठीक है। आपका जो एंगल दिया हुआ है आपको पता है कि एंगल का वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री। तो इमेजिन कीजिए कि कौन कौन सा फोर्स यहाँ पर मूव कर, आपको आंख बंद करके इमेजिन करना पड़ेगा, वीडियो देखने के बाद आंख बंद कर सकते हैं आप। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 6G लगेगा, दैट विल इक्वल टू 60 न्यूटन, राइट, जो कि नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है 4G, लेकिन 4G का एक बस जो इंक्लाइन प्लेन का अलोंग वाला कंपोनेंट है वही इसको अपोज करेगा, दूसरा कंपोनेंट जो इधर की तरफ आ रहा है उसका कोई काम नहीं, उसका नॉर्मल से न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो वो बात फिर से सुनिए कि 4G का जो कंपोनेंट नीचे, 4G जो नीचे लग रहा है फोर्स, उसका एक कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रहा है वही काम आएगा, इधर वाला काम नहीं आएगा। तो इधर वाला जो आ रहा है वो कितना आता है आपको पता है वैल्यू, वो होता है 4G साइन 30, राइट, दिस वैल्यू इज़ 4G साइन 30। तो अब आप इमेजिन कीजिए जिस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया था पिछले वाले वीडियो में, कि इस साइड आपका सपोज कीजिए था कितना 4 kg, इस साइड सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए 6 kg, राइट। तो इस साइड आप 60 लगाइएगा बोल, और इस साइड फोर्स कितना लगेगा 40। तो नेट फोर्स हो जाता था 60 माइनस क्या लिखते थे 40, क्योंकि दोनों अपोज कर रहा है। इस केस में 40 डायरेक्टली अपोज नहीं कर पा रहा है, 40 का एक कंपोनेंट अपोज कर रहा है। इस केस में आप एफ नेट बोला करते थे क्या, 60 माइनस 40 डिवाइड बाई टोटल मास कितना बोलते थे 6 प्लस 4, याद है। लेकिन इस केस में हम लोग उतना नहीं बोलेंगे, इस केस में हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो इस केस में बोलने वाले हैं कि जो एक्सलेशन है आपका वो आप बोलते हैं क्या, एफ नेट बाई हमेशा नेट फोर्स बाई नेट मास। और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्सलेशन का एटलीस्ट मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एक्सलेशन का एटलीस्ट क्या हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और दोनों इंटरकनेक्टेड हो ऑब्वियसली, तभी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो इस केस में नेट फोर्स जो हो जाएगा वो 60 लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 60, लेकिन उसको रिड्यूस कितने से कर देना है 4G साइन 30। तो 60 माइनस 4G साइन 30, राइट, और कैसे से 60 माइनस 4G साइन 30 डिवाइड बाई, उसके कारण कितना मास घूम रहा है, मास तो पूरा 6 प्लस 4 kg 10 kg ही घूम रहा है। तो आप कितना बोलेंगे 6 प्लस 4। तो वही टेक्निक यहाँ पर भी यूज़ हो रही है जो पिछली बार यूज़ हो रही थी। तो इसको आप जो एक्सलेशन को बोलेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको जब आप एक्सलेशन को बोलेंगे तो बोलेंगे 60 माइनस 40 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 10 विच विल बी इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 40, राइट, हम लोग का राइट आंसर था 4 था, हाँ।
तो ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस केस से भी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। देखिए फटाफट 1 सेकंड में हो गया यहाँ पर, आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को आप तो एक अपना बेसिक तरीका सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका तो आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक तरीका नहीं, नॉर्मल कुछ अलग हट कर यूज करता हूँ। तो देखिए आपको याद है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाला ही कंपोनेंट काम आने वाला है, मतलब दोनों ये इस साइड पुल करना चाहेगा और ये इस साइड इसका कंपोनेंट पुल करना चाहेगा mg का, उसी कारण से दोनों खींचाता नहीं करेगा। ठीक है, अब खींचाता नहीं करेगा यहाँ पर एक दूसरे की तरफ खींचेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 5g sin 37, एंगल कितना इंक्लिनेशन sin 37, let me clear it. Okay, so this value will become equal to, एक सेकेंड, आप इसको बोलेंगे 5g sin 37। आपको पता है कि ये हो जाएगा 50 इंटू साइन 37 का वैल्यू आपको पता होता है 3/5, सो दिस इज बेसिकली 30 न्यूटन, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 4g sin 30, राइट, जो कि आप बोलेंगे कितना 20। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस साइड में इसको खींच रहा हूँ 20 से, इस साइड कितने से खींच रहा हूँ 20 से, और इस साइड कोई खींच रहा है इसको कितने से, तो 30 से। तो नेट फोर्स कितना बचेगा दोनों के खींचने के बाद, 10 न्यूटन बचेगा। तो आप जब एक्सेलेरेशन लिखना हो तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू बोल सकते हैं ए विल बी इक्वल टू एफ नेट बाई हाउ मच, एम नेट। द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग ऑर्डर में ही लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 30 ऑन द राइट साइड माइनस 20 ऑन द लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाई नेट मास जो हो गया, मास तो अभी मूव करा है 5 प्लस हाउ मच 4, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा आपका, तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। और इसके कारण ये जो है ये ब्लॉक में अगर दिखाना चाहूँ तो ये ब्लॉक आपका नीचे तरफ ए आएगा। एक सेकेंड में इसको जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं इससे हटा देता हूँ। तो ये ब्लॉक जो है ए से इधर आएगा और ये ब्लॉक उसी ए से क्या जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उसका जो फोर्स था वो बस 20 न्यूटन लग रहा था, उसका फोर्स किधर लगा था 30 न्यूटन, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए आपको बाय बाय।